चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद वाली सिंस 1991 और नई इकोनॉमिक, ये इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते थे, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसलिए 3 चीज़ें थी हमने जो पढ़ी, 3 एलिमेंट्स थे इसके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर इसकी ज़रूरतें, नीड फॉर एनईपी इस वजह से पड़ रही थी क्योंकि घाटा बहुत था, पेमेंट्स ज़्यादा हो रही थी, रिसिप्ट्स कम थी, लोन ज़्यादा था, बोरोइंग्स, फॉरेन रिजर्व जो थे वो फॉल कर रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी और PSUs की पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिबरलाइजेशन का शुरू किया था जिसमें 2 पार्ट हम उसके कर चुके थे। एक तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे, ये कोड बनाया था हमने। ए से था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश करेंगे, बी से कोई पॉइंट नहीं था, सी से पब्लिक सेक्टर को कम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डी से जो प्रोडक्टिव एरियाज थे उनको डी रिजर्व करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे और अपना जो कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसका फ्रीडम, ठीक है। ये तो इंडस्ट्रीज से रिगार्डिंग रिफॉर्म थे। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कि बैंक जो थे कमर्शियल बैंक्स उनको खुद आज़ादी मिलेगी कि इंटरेस्ट रेट्स वो खुद अपने तय कर सकें, ठीक है। FIIs के रिगार्डिंग उनको लिबरलाइजेशन दी थी, ठीक। अब उसके बाद हमने जो थर्ड इसका वो पढ़ना है वो फिस्कल रिफॉर्म है हमारे पास, ठीक है, इसी का ही पार्ट आगे, ठीक। फिस्कल सिस्टम जो होता है ना बेसिकली टैक्स से रिलेटेड रहता है। तो देखो क्या चीज़ होती है, फिस्कल रिफॉर्म रिलेट्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और खर्चा। टैक्स रिफॉर्म्स इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो टैक्स होती है। और टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, देखो जो हम साल में कमाई करते हैं ना, दीज आर टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। यानी कि अगर मैंने कमाया तो मैं टैक्स वो मुझे ही देना पड़ेगा, उसका बर्डन मैं किसी और पे नहीं डाल सकता। अदर वर्ड्स में कहूँ तो लाइबिलिटी मतलब जो मैंने पे करना है टैक्स, और बर्डन ऑफ टैक्स यानी कि जिसके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ा वो सेम पर्सन है, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जब आप गुड्स खरीद के आते हो ना तो आपसे पहले भी एक पर्सन ने गुड्स खरीदे होते हैं, दुकानदार ने, उस दुकानदार ने भी कहीं और से खरीदे होते हैं, तो उसमें क्या होता है टैक्स की शिफ्टिंग हो जाती है। यानी कि पुराने वाले टैक्स उनको माफ़ होता रहता है और जो जितना वैल्यू ऐड होती है, मतलब जितना वो प्रॉफिट लेते हैं, एडिशन करते हैं, उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, जितना भी वैल्यू एडिशन होती है। दीज आर टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। तो क्या होता है कि पुराने वाले टैक्स का बर्डन दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है उससे, ठीक है, उसे तो पुराना पैसा पूरा मिल जाता है टैक्सेस का, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि वो बर्डन आगे वाले पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे कंज्यूमर को ही पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता है इन केस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स लाइबिलिटी टू पे टैक्स, यानी कि जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, और जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो अलग अलग पर्सनस पे है, ठीक है। जैसे दुकानदार अपना तो टैक्स पे कर देता है, लेकिन जो टैक्स का बर्डन है वो किसके ऊपर गया, वो कंज्यूमर के ऊपर गया, ठीक है। तो इसमें जो GST वगैरह लगता है वो इसमें आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और इनकम टैक्स जो लगता है वो इसमें आता है डायरेक्ट टैक्स में। लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था कंट्री का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, मतलब उलझा हुआ ज़्यादा था। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, इससे क्या हुआ, जो टैक्स रेवेन्यू था बेसिकली, मतलब जो पैसा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट का, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये था हमारे पास इससे रिलेटेड। उसके बाद है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों ज़रूरी था, प्राइवेटाइजेशन मतलब चीज़ों को प्राइवेटाइज करो। द नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन मेनली अराइज ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, ठीक है। जो PSU थे उनकी जो पुअर परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की नीड पड़ी। पब्लिक एंटरप्राइजेस जो थे वो सोशल लाइबिलिटी बनते जा रहे थे, ठीक है, एंड मेकिंग ह्यूज लॉसेस, तो उसमें लॉसेस भी बढ़ रहे थे, इस वजह से तय किया गया कि प्राइवेटाइज़ करेंगे। मनी का लीकेज था, ठीक है, मनी के फ़्लो का नहीं पता लगता था। फिर इनएफिशिएंसी थी, करप्शन था, हैड बिकम सो वाइड स्प्रेड इन PSUs दैट देयर प्राइवेटाइजेशन वॉज कंसिडर्ड एज द ओनली रेमेडी, ठीक है, कि हमें प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा। 1991 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपना हिस्सा, ठीक है, सेलेक्ट इक्विटी को हिस्सा बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, वो प्राइवेट ऑनर्स को बेच देंगे, लेकिन इसमें कुछ कंपनीज को नहीं बेचेंगे। हाउ अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ नवरत्न बोलते हैं उसको, ठीक है, NTPC, BSNL, IPCL, BHEL, HPCL, BPCL, IOC, सेल और ONGC, ठीक है। ये टेलीकॉम से रिलेटेड
कुछ, ठीक है, और ऑयल रिलेटेड कंपनीज़, पेट्रोलियम रिलेटेड कंपनीज़, ठीक है, स्टील रिलेटेड कंपनीज़ हैं इसमें थोड़ी सी, तो ये इन्होंने नहीं बेची थी, ठीक है। 9 कंपनियाँ हैं, इस वजह से इसको नवरत्न बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसमें एक टॉपिक है हमारे पास ऑब्वियस गेन्स का। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि हम सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करें ओवर सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट का मतलब होता था कि लोगों का बेनिफिट हो एम्प्लॉयज़ को, कि उनको जॉब मिले, ठीक है, अनएम्प्लॉयड आ रहे। और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाएं। तो अब हमारा इसमें फोकस रहता है कि प्रॉफिट पे, ना कि एम्प्लॉयमेंट पे। व्हेन द सेल्फ इंटरेस्ट इज़ प्रायोरिटी, जब सेल्फ इंटरेस्ट प्रायोरिटी बना तो एफिशिएंसी बिकम द कंडीशन फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उसमें आप एफिशिएंट नहीं होगे, लॉसेस करोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैज़ टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। तो उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की टक्कर का होना पड़ता है। कंपटीशन इज़ द एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपटीशन ही एसेंशियल कंडीशन है। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई होता है, मतलब प्रोडक्ट के नए नए वर्जन आते रहते हैं, ठीक। मतलब जैसे लॉन्च किया फिर उसमें कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करके, तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी रहता है एक तरह से प्रोडक्ट्स का, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज जनरेट हाई प्रॉफिट्स, इसमें प्रॉफिट्स भी ज़्यादा रहते हैं, एंड दीज प्रॉफिट्स आर यूज फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है कंज्यूमर की सॉवराइनिटी। हाई डिग्री ऑफ सॉवराइनिटी एम्प्लाइज वाइडर चॉइस। इसका मतलब है कि उसको चॉइस ज़्यादा दी जाती है, और इससे क्या रहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास गेन्स का टॉपिक है। एक इसी तरह टॉपिक है इम्पेरेटिव लॉसेस का। सोशलिस्टिक पैटर्न इन विच सोशल इंटरेस्ट इज प्रायोरिटी, वो हमने छोड़ दिया। सिंस PSUs आर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, द फोकस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। उसका फोकस क्या है कि हम प्रॉफिट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर फिक्स करता है प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस राइज करते हैं तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लॉस होता है, ठीक है। तो ये इसका लॉस के रिगार्डिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास पॉलिसीज़ फॉर प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। उसमें इतना ही था प्राइवेटाइजेशन में, भी ग्लोबलाइजेशन में है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, मतलब हम जो एक तरह से ग्लोब के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्लोब मतलब सारी कंट्रीज से हम अपना व्यापार करेंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज डील करेंगे अब इसमें। तो इसमें क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया कि जो पैसा होता है ना कंपनीज़ में लगा हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर का पैसा लगा हुआ, उसमें पहले लिमिट थी थोड़ी सी, तो उसको लिमिट को बढ़ाया। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज फ्रॉम 40, पहले 40% थी, उसको बढ़ा के 51 से 100 तक किया गया। इसको ऐसे बोलते हैं 40% टू 51 टू 100%। 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI बोलते हैं उसको 100% कर दिया कि आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपना पैसा लगा सकते हो। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब पहले समझो। इसका मतलब होता है जो फॉरेन करेंसीज़ को मार्केट प्राइस पे सेल परचेज करना, ठीक है, फॉरेन करेंसी खरीदना बेचना। ग्लोबलाइजेशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन अलाउ करनी पड़ी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स सर्विसेज का, इंटरेस्ट या डिविडेंड की पेमेंट करेंगे, और या फिर घर के लिए हम पैसे भेजेंगे, रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, ठीक है, फैमिली के खर्चों के लिए। फिर उसके बाद जो टैरिफ मतलब टैक्सेस, एक तरह से रेट्स, ड्यूटीज़ वगैरह, इन ऑर्डर टू एनकरेज कंपटीशन, इसको क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। रिडक्शन इन टैरिफ्स हैव बीन विड्रॉन ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स, कुछ से तो हटा ही दिए, ठीक है। ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो विड्रॉल रिडक्शन है वैसे पॉइंट, लेकिन इसमें अधिकतर का उन्होंने हटा ही दिया था। फिर है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर जो सारी रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड पे वो हटा दिया। जब ये हटाएंगे ना इन चीज़ों को, तभी ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा होगा, ठीक है। ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया। कुछ स्पेसिफिक गुड्स को छोड़ दें तो अधिकतर गुड्स अब फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस 2001 के बाद, ठीक है, सिंस 2001 क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल इम्पोर्ट आइटम्स हैव बीन विड्रॉन। तो उसमें कुछ क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन होती थी, तो अब क्वांटिटी की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी मंगाओ, ठीक है।
इम्पोर्ट। तो ये हमारे पास थी पॉलिसी की जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा हमारे पास। लिमिट बढ़ाओ, कन्वर्टेबिलिटी पार्शियल, ठीक है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, टैक्सेस कम करो, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज़ लाओ, ठीक, और एक क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटाओ, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट में आई थिंक ख़त्म हो जाएगा वैसे टॉपिक, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं आपका।